दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? यकीनन इस वक्त आपके दिमाग में मिस्टर बीस्ट का नाम आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस इंसान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जिसकी कहानी मैं सुनाने वाला हूं, उसने यूट्यूब पर म्यूजिक के रास्ते एक ऐसा साम्राज्य बना लिया है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं गुलशन कुमार और उनके टी सीरीज चैनल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उसी टी सीरीज की जिसके हनुमान चालीसा को यूट्यूब पर 3 बिलियन से भी ज़्यादा बार सुना जा चुका है। लेकिन 1997 के अगस्त में कुछ ऐसा होता है कि पूरा देश सदमे में आ जाता है। घर घर तक संगीत के माध्यम से भक्ति को पहुंचाने वाले गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है। वो भी तब जब वो शिव मंदिर से पूजा कर कर बाहर आ रहे थे। फिल्मी अंदाज के तरह 3 लोग उनके सामने आता है, हाथ में बंदूक होता है और कहता है कि बहुत हो गया पूजा पाठ, अब ऊपर जाकर करना, और गोलियों से गुलशन कुमार को छन्नी कर देता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो अंडरवर्ल्ड के लोग के साथ कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आए जो गुलशन कुमार के बहुत ही खास थे। उनके मर्डर के प्लानिंग के लिए वो दुबई से लेकर मुंबई तक मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो इंसान आज तक पकड़ा नहीं गया। आखिर क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों पुलिस उसे छू भी नहीं पाई। फिलहाल बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। 90 के दशक में मुंबई बम्बई के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हर दिन अखबार के सुर्खियों में शुमार होता था। जितने भी डी कंपनी के तमाम बड़े चेहरे थे, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या फिर शकील, सभी बॉलीवुड में अपना दखल लगातार बना रहे थे। उनके प्रोटेक्शन के नाम पर वो उनसे ही पैसा मांगते थे और ये सब चीज़ वो दुबई में बैठकर करते थे, क्योंकि तब तक जितने भी डॉन थे, बड़े बड़े डॉन, वो जाकर दुबई में सेटल हो गए थे और वहीं अपने भाड़े की ज़िंदगी जी रहे थे। इसी समय में मुंबई में म्यूजिक की दुनिया में एक नया खिलाड़ी अपना पांव जमाता है। नाम होता है गुलशन कुमार। वही गुलशन कुमार जिनको आप सिनेमा घर में फिल्म शुरू होने से पहले ही बड़े से स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देखते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा गुलशन कुमार टी सीरीज, मतलब भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजिक कंपनी है, उसके मालिक खानदानी रईस होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुलशन कुमार आपके और हमारे ही तरह एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे और उनके जो पिताजी थे वो दरियागंज में एक जूस का दुकान चलाते थे और गुलशन कुमार भी शुरुआती दौर में उन्हीं के साथ दुकान पर बैठते थे, जूस बनाते थे। और वहाँ से उन्हें एक ख्याल आया कि क्यों ना अपना एक दुकान खोल लिया जाए म्यूज़िक कैसेट का, और वो म्यूज़िक कैसेट का दुकान खोल लेते हैं। वहाँ पे म्यूज़िक कैसेट बेचना शुरू कर देते हैं, उसे रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और फिर वहीं से उन्हें एक और आइडिया आता है कि क्यों ना म्यूज़िक कैसेट जो मैं बेचता हूँ उसे मैं खुद बनाऊँ, और यहीं से संगीत का सफ़र उनकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। गुलशन कुमार जो कल तक जूस बेच रहे थे, अब वो म्यूज़िक कैसेट्स बनाने लगते हैं और शुरुआत वो करते हैं भक्ति के गाने से। अब भक्ति से गाने से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि गुलशन कुमार का खुद ही ना भक्ति में बहुत ही मन लगता था। मतलब वो एक तरह से कहिए कि बहुत ही साधु इंसान थे जो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, और वो खुद गाते नहीं थे गाना, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग हर जो वो गाना बनाते थे भक्ति के, उसमें वो खुद झूमते हुए दिखते थे। वो म्यूजिक कैसेट्स बनाते थे और उसे बहुत ही कम दाम पर बेचते थे। जहां मार्केट में दूसरे कैसेट्स 25-30 रुपये में बिकते थे, गुलशन कुमार अपने टी सीरीज के कैसेट को सिर्फ 10 रुपये में बेचते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते चले गए और उनके टी सीरीज के कैसेट्स और गाने काफ़ी पॉपुलर होते रहे। अब जैसे जैसे टी सीरीज पॉपुलर होते गया, उसके साथ सिंगर्स भी पॉपुलर होते गए। अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और सोनू निगम जैसे सिंगर निकल कर बाहर आए। यहाँ पे गुलशन कुमार सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर को भी मौका देते थे, और ऐसे ही एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत फेमस हुए थे, और वो जोड़ी थी नदीम और श्रवण की जोड़ी। ये इतने फेमस हुए कि इनके गाने, एक तरह से कहिए जिस गानों को उन्होंने डायरेक्ट किया था, उन दिनों उसने आग लगा दिया था पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे। वो फिल्म थे आशिकी, साजन, दिल है कि मानता नहीं। इनके गाने इतने पॉपुलर हुए कि आज भी लोगों के जुबान पर उसके बोल होते हैं।
गुलशन कुमार अब नोएडा से निकलकर मुंबई में भी छा गए थे और अपने कंपटीशन के जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री वाले थे, जितने भी और भी कंपनी थे जो कैसेट बनाते थे, गाना निकालते थे, उन सबको पीछे छोड़ रहे थे। मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिल्ली के दरियागंज से एक लड़का जो जूस बेचता था वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आएगा और बाकी सभी कंपनी को पीछे छोड़ देगा। यहाँ पे गुलशन कुमार इतनी मेहनत और लगन से काम करते हैं कि अपने म्यूजिक कंपनी के सालाना टर्नओवर को 300 करोड़ तक पहुँचा देते हैं, वो भी उस समय में। अब वो इतने ट्रांसपेरेंट व्यक्ति थे, इतने साधु स्वभाव के व्यक्ति थे कि ना तो उनका किसी से कमाई छुपा था और ना ही दान पुण्य। और लगभग वो हर दिन 1 लाख रुपए का दान करते थे वैष्णो देवी में, ताकि वहाँ अच्छे से भंडारा हो सके। अब ये सभी चीज़ें लोगों के नज़र में आने लगी। ऐसे में होता यही है कि अंडरवर्ल्ड की भी नज़र पड़ती है गुलशन कुमार और उनके कमाई पर, और वो सामने आते हैं। और गुलशन कुमार को एक दिन फ़ोन आता है। ये फ़ोन करता है डी कंपनी का ही एक जो बड़ा चेहरा होता है, अबू सालेम। अबू सालेम गुलशन कुमार को कॉल करता है और कहता है कि बहुत दान पुण्य कर रहे हो, चढ़ावा चढ़ा रहे हो, कुछ चढ़ावा हमें भी चढ़ाओ, इधर भी कुछ दो। यहाँ पर जो उनकी बातचीत होती है उससे ये निकल कर सामने आता है कि गुलशन कुमार से अबू सालेम 5 लाख रुपये हर महीने डिमांड करता है उनके प्रोटेक्शन के। गुलशन कुमार अबू सालेम की इस फ़ोन कॉल वाली बात को अपने भाई को बताते हैं, किशन कुमार को। किशन कुमार उनसे कहते हैं कि हमें पुलिस में जाना चाहिए और उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन गुलशन कुमार उन्हें यहाँ रोक देते हैं। कहते हैं कि अभी कॉल आया और हम पुलिस के पास चले जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उनसे दुश्मनी ले रहे हैं, तो कोई बवाल खड़ा नहीं करते हैं, इस मामले को जो है वो शांति रहने देते हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है ये बात, लेकिन कहते हैं कि गुलशन कुमार ने 1-2 बार पैसे पहुंचाए भी अबू सालेम को, लेकिन जब बाद में उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही थी तो गुलशन कुमार उन्हें पैसा देना बंद कर देते हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले इस बात पे चुप कहाँ बैठने वाले थे। वो दोबारा से एक बार गुलशन कुमार को कॉल करते हैं और कॉल पर वो कहते हैं कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो और ना तुम नदीम सैफ़ी के गाने को प्रमोट कर रहे हो। अब यहाँ पे जो अबू सालेम होता है वो पैसे के डिमांड के साथ नदीम सैफ़ी की भी बात करता है। अब होता क्या है ना कि ये जो नदीम सैफ़ी होता है इसे गुलशन कुमार ने ही बनाया था। नदीम सैफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो गाना गाने में उतने अच्छे नहीं थे, और यही बात गुलशन कुमार ने भी उन्हें समझाया था। लेकिन नदीम सैफ़ी उनकी बात नहीं मानते हैं और वो अपना एक एल्बम निकालते हैं जिसमें वो गाना खुद गाते भी हैं। अब गुलशन कुमार तो समझ गए थे कि ये गाना मार्केट में चलने वाला नहीं है, उन्होंने उसको समझाया भी, लेकिन नदीम सैफ़ी दोस्ती का वास्ता देकर उनको मना लेते हैं और बाद में जाके गुलशन कुमार नदीम सैफ़ी के एक गाने को प्रमोट भी करते हैं, उसके राइट्स ले लेते हैं। लेकिन वो गाना बुरी तरह से मार्केट में पिट जाता है। वो भी तब जब टी सीरीज़ के पास मतलब कि मार्केट में पूरा कब्जा था, तब भी नदीम सैफ़ी के गाने पिट गए। उसके बाद से गुलशन कुमार ने नदीम सैफ़ी के गानों के राइट्स लेने से और उसे प्रमोट करने से साफ तौर पर मना कर देते हैं। गुलशन कुमार इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन शायद नदीम सैफ़ी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि गुलशन कुमार उसके करियर को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब जब कॉल पर खुद अंडरवर्ल्ड का डॉन अबू सालेम नदीम सैफ़ी की बात करता है तो यहाँ से बात भी क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के पीछे नदीम सैफ़ी भी है, नहीं तो अबू सालेम क्यों उसका नाम लेता। अब यहाँ पे जब अबू सालेम उससे नदीम सैफ़ी की बात करता है तो गुलशन कुमार इस बात को मानते नहीं हैं, कॉल कट जाता है इस दफ़ा। लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। दोबारा से एक बार कॉल आता है और इस बार कॉल पे अबू सालेम हफ्ता या फिर महीने के 5 लाख रुपया नहीं मांगता है, बल्कि गुलशन कुमार को जान की धमकी देता है कि 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ नदीम के गाने को भी प्रमोट करो। यहाँ पे गुलशन कुमार भी उसे समझाते हैं कि यार नदीम के गाने को मैंने एक बार प्रमोट किया था लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं, मार्केट में बुरी तरह से पिट गया, तो नदीम अच्छा सिंगर नहीं है, उसके गाने को मैं प्रमोट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये सारी बातें होती है। गुलशन कुमार इस बातों को काफ़ी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक गार्ड भी था, उनके सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें दिया था। तो ये सब कुछ सिलसिला यूं ही चलता रहता है और एक बार फिर से अबू सालेम का कॉल गुलशन कुमार के पास आता है और इस बार अबू सालेम उनसे कहता है कि तुम ना पैसे दे रहे हो, ना नदीम के गाने को प्रमोट कर रहे हो और ना ही तुम पुलिस में जा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में अंडरवर्ल्ड के लिए कोई डर नहीं है।
तो अब आगे जो तुम्हारे साथ होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब ये बात होती है, उसके बाद फ़ोन कट जाती है। कहते तो ये भी है कि उस दिन फ़ोन पर अबू सालेम को गुलशन कुमार ये भी कह देते हैं कि तुम लोगों को पैसे देने से अच्छा है कि मैं इसका वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा, पुण्य का काम होगा ये। अब ये सभी चीज़ें होकर कॉल तो कट जाता है, लेकिन उसके बाद आता है दिन 12 अगस्त 1997 का, जब गुलशन कुमार रोज़ की तरह ही जितेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और लौट कर पूजा पाठ करने के बाद जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी सैलून के पास छिपा 3 बंदूकबाज उनके सामने आते हैं और 9mm की पिस्तौल उनके तरफ तानते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया पूजा पाठ, अब ऊपर जाके करना। अब इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ और सोच पाते, कुछ कर पाते, वो तीनों बदमाश उन पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देता है और गुलशन कुमार वहीं पे गिर जाते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं। अब ये सभी चीज़ें होने के बाद तुरंत ही गुलशन कुमार को वहाँ से कूपर अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद ही डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं और इसी के साथ पूरे देश में मातम छा जाता है। पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी शोक के साये में आ जाते हैं। उसी दिन गुलशन कुमार के पार्थिव शरीर को मुंबई से दिल्ली ले जाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोग और यहाँ तक कि वो सारे लोग जिसको गुलशन कुमार ने बनाया था। वहाँ पर सिर्फ एक शख्स नहीं था और वो था नदीम सैफ़ी, क्योंकि नदीम सैफ़ी तो तब तक यूके भाग चुका था। बाद में पुलिस के काफ़ी छानबीन के बाद वो तीनों शूटर पकड़े जाते हैं जिसने गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाई थी। इन तीनों के नाम होते हैं जावेद रफ़ीक और दाऊद मर्चेंट। दाऊद मर्चेंट इन तीनों में मेन शूटर था, जो अबू सालेम और दाऊद इब्राहिम का बहुत ही खास आदमी था कहते हैं। और इस सभी चीज़ों का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि गुलशन कुमार के मौत की प्लानिंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके लिए दुबई के होटल में पूरे एंटी गुलशन कुमार जो गैंग है वो इकट्ठा हुए थे। इसमें सिर्फ डॉन और माफिया ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड के सितारे और बहुत सारे लोगों का नाम था। आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है तो एक ऐसे इंसान का नाम सामने आता है जो सबको चौंका देने वाला नाम होता है, और वो नाम होता है टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। ये वही कंपनी है टिप्स जो उस समय में टी सीरीज के खिलाफ मार्केट में कंपटीशन में उतरी थी। ये भी म्यूजिक कंपनी थी और इसके जो मालिक होते हैं रमेश तौरानी, उनके खिलाफ ये आरोप था कि उन्होंने जो गुलशन कुमार को मारने वाला शूटर था उसको 25 लाख रुपये दिए थे। अब ये सारी चीज़ें कोर्ट में चलता रहता है, फाइनल वर्डिक्ट आता है और सिर्फ जो मेन शूटर होता है उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। बाकी किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती है क्योंकि सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं होता है किसी के खिलाफ। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गुलशन कुमार का जो भी मर्डर हुआ इसमें कहीं ना कहीं तो एक जो मेन वजह था वो नदीम सैफ़ी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नाम निकल कर आ रहा था कि उसके गाने को प्रमोट किया जाए। अबू सालेम जैसा डॉन उसकी तरफदारी कर रहा था, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उस पर जो आरोप था, लेकिन उसकी पूछताछ तब होती जब वो इंडिया में होता। गुलशन कुमार के मौत से पहले ही वो यूके भाग निकला था। उसने कुछ बहाना दिया था कि शायद उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो यूके में ही है, तो वो भी वहीं चला गया और उसके बाद से वो आज तक भारत लौट के नहीं आया है। आज के तारीख तक वो वहीं यूके में है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वहीं से काम कर रहा है, अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वो कभी भारत नहीं आ पाया। यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा होगा कि क्या भारत सरकार उसे लाने में सक्षम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है जिसके तहत हम किसी और देश से अपने देश के मुजरिम को ला सकते हैं, लेकिन नदीम सैफ़ी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत नहीं है जिसके तहत हम उसे यूके से भारत उस पर केस चलाने के लिए ला सके। यहाँ पे जो दूसरा नाम है, जो अबू सालेम, जो गुलशन कुमार को धमकी देता है, उससे पैसे मांगता है और उसका ही शूटर जो होता है वो गुलशन कुमार को मारता है। तो अबू सालेम आता तो है इंडिया एक बार, लेकिन पुलिस उसे कुछ कर नहीं पाती है, उसे गिरफ्तार भी नहीं कर पाती है, क्योंकि पुर्तगाल के साथ जो भारत के रिश्ते हैं और जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उस हिसाब से जिस इंसान को भारत लाया जाता है केस चलाने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए, उसकी जानकारी पहले दी जानी थी। और अबू सालेम को जिस मामलों में पेशी के लिए भारत लाया गया था
उसमें गुलशन कुमार के केस का कोई जिक्र ही नहीं था। इस वजह से अबू सालेम पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब भले ही आज दाऊद मर्चेंट जेल में है, लेकिन जो इस पूरे हत्या के पीछे जो साजिश रच रहे थे वो आज भी आज़ाद हैं। गुलशन कुमार और उनके इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही आपके मन में अगर कोई सवाल हो या कोई जानकारी हो तो वो भी लिखें। हम अपने चैनल क्राइम कनेक्ट पर ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास घट रही है, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे सतर्क रहना ज़रूरी है। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।